नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पीएफआई टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने बिहार के कई जिलों में छापा मारा। एनआईए ने मोतिहारी, दरभंगा, किशनगंज, नालंदा और पटना जिले के अलग अलग जगहों पर दबिश दी। इस दौरान फुलवारी शरीफ में आतंकी कैंप के आरोपियों के ठिकाने पर भी छापा मारा गया और इसमें पीएफआई के वकील नूरुद्दीन जंगी के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची, छापा मारा। एनआईए ने आरोपियों के परिजन, उनके रिश्तेदारों, आसपास के लोगों से पूछताछ की, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पीएफआई आतंकवादियों की पाठशाला चला रहा है? देश विरोधी मुहिम चलाने के पीछे क्या है पीएफआई का मकसद? क्या देश में आतंक मचाने की है ये साजिश? पीएफआई को कहां से होती है फंडिंग? आज चर्चा इसी पर। देखिए, ये जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो अपने काम कर रही हैं। इसके अंदर सूचनाओं का अभी संकलन किया जा रहा है। बहुत सी सूचनाएं जो हैं उसके अंदर जो है और हमारे देश के राज्य और कुछ बाहर के भी जो नंबर्स वगैरह मिले हैं उस पर काम चल रहा है। वर्तमान में जो 2 केस दर्ज हुए थे, एक 12 तारीख को और एक 14 तारीख को, उन दोनों का अनुसंधान अब एनआईए कर रही है और हमारे एटीएस, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे अन्य जो तंत्र हैं वो उनको पूर्ण रूपेण सहयोग कर रहे हैं। सवाल यही कि क्या पीएफआई आतंकवादियों की पाठशाला चला रहा है? पीएफआई पर आखिरकार बैन क्यों नहीं लगता? देश विरोधी मुहिम चलाने के पीछे क्या है पीएफआई का मकसद, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहता है? उसकी मंशा क्या है? जो तमाम दस्तावेज पीएफआई के सदस्यों के पास से बरामद हुए हैं, वाकई में वो चिंता को बढ़ाते हुए, राष्ट्र विरोधी ताकतों की तरफ इशारा करते हुए, क्या देश में आतंक मचाने की है साजिश? पीएफआई को आखिरकार फंडिंग कहां से होती है? क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका मंसूबा, जो दस्तावेज हाथ लगे और उसी मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में ये संगठन? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से मैं पैनल का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस समय मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी नेता बीएन शाह हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। मोहम्मद आदिल प्रधान हमारे साथ, नेता एआईएमआईएम के, वो भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिन्हा भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद आदिल प्रधान, पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में। क्या पीएफआई आतंक के एक नए फॉर्मूले के साथ लगातार हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा है? आखिरकार इन लोगों की पहचान कैसे हो, इन्हें चिन्हित कैसे किया जाए? क्योंकि चिन्हित होंगे तभी तो कार्रवाई होगी ना। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर। हाँ, आपने कहा कि चिन्हित कैसे करें, ये बताइए। सरकार को किसी ने रोका है इनको चिन्हित करने के लिए? अगर आप ये पता लगा सकती हैं कि बिहार में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि कानपुर में चल रहा है, तो आप ये पता क्यों नहीं लगा सकते कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगर आप इस मुद्दे पे चर्चा कर रही हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश की घटना बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पर इसी सरकार, बीजेपी सरकार के एक बवाल में जब कानपुर दंगा हुआ था तो उसमें भी पीएफआई का एक हाथ आया था, लेकिन वो मुद्दा कुछ दिनों तक टीवी पे चला, उसके बाद वो शांत हो गया। ये सारी कड़ियां, ये सारी चीज ये दर्शाती है कि आने वाला कोई चुनाव लग रहा है। इस वजह से एक माहौल मुसलमानों के खिलाफ या एक अलग चीज पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल चिन्हित करिए और जो लोग इसमें है शामिल उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करिए। लेकिन ये काम हमारा नहीं है सर। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जो एजेंसीज काम करती है, उनके हाथ जो तथ्य लगते हैं उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। हम ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे ना जांच पड़ताल करने के लिए, हमारा काम नहीं है सर। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो तथ्य पीएफआई के सदस्यों के पास से हाथ लगे हैं, जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जांच एजेंसीज को, एनआईए को, जो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के उनके जो मंसूबे सामने आए हैं
और किस तरह से धरातल पर उतरकर भोले भाले लोगों को बरगलाते हुए उन्हें वो टारगेट पे ले रहे थे। इसलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा चिन्हित कैसे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जांच पड़ताल में उतरेंगे, इसका मतलब ये है कि सामाजिक स्तर पर ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है, इनका हाव भाव, इनकी मंशा आखिरकार कैसे जानी जा सकती है। मैडम ये तो कोई नहीं कह सकता कि कौन क्या है। ये तो जब एनआईए या किसी केस में पता चलता है कि ये फला आदमी ऐसा था, ये फला आदमी ऐसा था, तब हमें पता चलता है। लेकिन हमारे पास जब इंटेलिजेंस है, देश की तमाम एजेंसियां हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल चिन्हित करें। ठीक है, कम से कम इनकी गतिविधियों के द्वारा इन्हें चिन्हित किया जा सकता है सर, इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। और ये अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोग, समाज के लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं पीएफआई, इसका पूरा मॉड्यूल, इसका काम करने का तरीका, आतंकवाद की ट्रेनिंग मैं समझना चाहूंगी, और जो दस्तावेज इसके पास से बरामद हुए हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं सर? कितना खतरा देश के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए? सिमी का जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया था उसके बाद में ये संस्था एग्जिस्टेंस में आई थी। हाँ। ये सिमी का ही एक दूसरा रूप है जिसकी शुरुआत केरल से हुई थी, अब इसकी जड़ें पूरे हिंदुस्तान में फैल गई हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा जिस तरह की पीएफआई से लिंक निकल कर आ रहे हैं। पीएफआई के जो लिंक है न केवल देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, टर्की से, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से भी इनके लिंक्स एस्टेब्लिश हो गए हैं। और ये बात बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गई है कि पीएफआई एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन है जिसको तमाम बाहर के कंट्रीज उसकी फंडिंग करते हैं। और उन्होंने अपने तौर पर एक अपनी सेना भी बना रखी है, अपने कॉइन्स बना रखे हैं, अपने झंडे बना रखे हैं, और अपनी परेड करने का भी उनका एक तरीका है। अभी जो पटना में रिसेंटली जो पकड़े गए थे जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर भी हैं, तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर चूंकि पुलिस के बारे में तमाम तरह की जानकारियां रखता है, पुलिस की फंक्शनिंग को जानता है, तो इसलिए उसका पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी, एक पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और उसके साथ तमाम नेटवर्क का धीरे धीरे पता लगा है। तो इसी तरह आपने देखा होगा जब दिल्ली के अंदर सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, या शाहीन बाग जहाँ पर बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन सालों तक चलता रहा, तो उसमें भी पीएफआई का ऑफिस वहां से मात्र 400 गज की दूरी पर था। तो क्योंकि अब पीएफआई धीरे धीरे मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया है और तमाम पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रडार के ऊपर है, और उनके तमाम जो उनके जो फंडिंग्स हैं वो भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही हैं। और बड़ी डिमांड आने लगी है कि पीएफआई को सिमी की तरह बैन कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें बैन करने की बात बार बार की जाती है, डिमांड बार बार सामने आ रही है, लेकिन बैन होता नहीं है। इस पर मैं बीएन झा जी से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले शर्मा साहब आपसे मैं एक चीज और समझना चाहूंगी। आपने फंडिंग का जिक्र किया सर, ये फंडिंग हो कैसे जाती है? वैसे तो तमाम ट्रांजेक्शंस पर हमारी एजेंसीज की नजर लगातार रहती है, तो एजेंसीज की पैनी नजर से इनकी भारी भरकम मोटी जो रकम होती है जो विदेशों से ट्रांसफर कर दी जाती है, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है सर? ये कैसे बच जाते हैं? बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पर जो मुस्लिम चलाते हैं, उनको विदेशों से फंड्स आते हैं। यदि हम इंडिया के अंदर स्कूलिंग करेंगे, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी, अच्छा, उसके नाम पर वहां से फंड्स लिए जाते हैं और वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं देश के खिलाफ। बहुत सारी जो नार्को आपने देखा होगा किस तरह से एक वार के रूप में काम करता है नार्कोटिक्स के लिए। इसी तरह रिलीजन के लिए भी बहुत सारे फंडिंग कंट्री करते हैं जो कि रिच कंट्री हैं। हाँ। जो खास तौर से मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, उनके अंदर एक प्रथा है, सिस्टम है कि जो भी बिजनेस में आप आमदनी करेंगे उसका कुछ हिस्सा आप दान करेंगे। ठीक तो है। हमारे यहाँ ये जो मौलवी सो कॉल्ड बैठे हुए हैं, ये भिखारियों की तरह उनके पास जाते हैं कि साहब राजस्थान में बड़ी शिक्षा है, मुस्लिम को पढ़ाने के लिए हमें फंडिंग दीजिए। वहां से बहुत मोटी तादाद में पैसा आता है और वो पैसा स्कूलों में नहीं जाता, वहाँ केवल नकली वीडियो बनाकर दिखाई दिया जाता है कि हम यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं, देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं आपके सामने। वहाँ जाकर वो दिखाते हैं, उसके नाम पर पैसा लाते हैं, फिर वो पैसे को इस तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इस तरह से ये आतंक का मॉड्यूल चलता है पीएफआई जैसे संगठनों के द्वारा। हाजी नाजिम खान, पूर्व एसीपी वेद भूषण शर्मा ने जिस तरह से पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया पीएफआई जैसे संगठनों का, अब क्या कहेंगे आप? क्या अब भी आपको लगता है
कि पीएफआई सिर्फ इसलिए टारगेट पर है क्योंकि मुसलमान है, मुसलमानों का नाम इस संस्थान से जुड़ा हुआ है? सही है कि ये मौलवी भिखारी, पहले तो आप किस उससे कह रहे हैं कि वो एसीपी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, उनकी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो एसीपी थे, कि जो ये कह रहे भिखारी, वो कौन होते किसी मौलवी को भिखारी कहने के लिए? अरे धर्म में चंदा लेना किसी सब नहीं, गलत आपने बोला, आपने लैंग्वेज गलत। आप टीवी डिबेट में कैसे होती है जिस तरह वो गिड़गिड़ाते हैं ना वहाँ क्यों आप क्यों जाकर आप क्यों वहाँ जिस तरह नहीं गलत आपने देखा गिड़गिड़ाते हुए, आपने देखा गिड़गिड़ाते हुए? हाजी साहब, पहली बात तो आपसे कहूंगी मैं, आप पूर्व एसीपी से बात कर रहे हैं सर, पूर्व एसीपी से बात कर रहे हैं आप उनसे सबूत नहीं मांगेंगे सर, आप उनसे सबूत नहीं मांगेंगे, उनका पुलिसिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप एसीपी से, पूर्व एसीपी से आप बात कर रहे हैं हाजी साहब, आप सबूत नहीं मांगेंगे उनसे, और जरा मर्यादा में रहें। ये अधिकार है, आप उनको ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे मौलवी को भिखारी कहें, आप ये अधिकार उनको दे रहे हैं। वहाँ जाकर गिड़गिड़ा, उनकी बात के अर्थ को समझिए ना, नहीं उनकी बात के अर्थ को समझिए। आप एक शब्द को पकड़कर बैठ गए हैं, लेकिन ये जिस तरह से आतंकवाद फैला रहे हैं, वो आतंकवाद आपको नजर नहीं आ रहा? भिखारी से भी बदतर पोजीशन है कानपुर में, भिखारी फिर भी सम्मान करता है, इसका तो कोई सम्मान ही नहीं है। कानपुर में जो घटना हुई थी उसमें भी पीएफआई का नाम आया था, वो क्यों न्यूज दब गई? वो न्यूज दब गई, अब बिहार की न्यूज चलने लगी। हम कह रहे बैन लगाइए, कौन आपको रोका बैन लगाने से? ठीक है, बैन लगाइए, कौन रोका है बैन लगाने से? बीएन झा साहब जल्दी से जवाब दीजिए। अगर बैन लग जाए तो सर इतनी सारी आवाजें खुद ब खुद दब जाए, जो आवाजें इनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। आतंकवाद का मॉड्यूल जिस तरह से चलाया जा रहा है, एनआईए जिनके पीछे पड़ी हुई है, बैन क्यों नहीं लगाते जब सारे सबूत है आपके पास? और अगर सबूत नहीं है, अगर ये सब कुछ ढोंग है, अगर वाकई में इन लोगों की बात सच है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के मकसद के साथ पीएफआई को कटघरे में खड़ा किया गया है, तो वो भी बताइए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए लोगों के सामने। बीएन झा साहब, बिल्कुल बैन लगेगा, आप चिंता ना करें। मैं कहूंगा ये जो अभी बहुत भड़क रहे थे हमारे मौलवी साहब या जो भी है आजिम भाई, वो भड़क रहे थे भिखारियों। देखिए एसीपी साहब का कहने का तात्पर्य ये था कि वो अपना वेशभूषा चेंज करके जाते हैं और जो मासूम लोग रहते हैं उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं और फंसा के फिर वो उनको अलग तरह से ट्रेनिंग देते हैं, देश के खिलाफ ट्रेनिंग देते हैं और देश के खिलाफ काम करने के लिए वो कहते हैं हम बैन जरूर करेंगे। ऐसी संस्था जो देश के खिलाफ चलेगी, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसको बैन करके रखेगी। आप भिखारी भी कह रहे हैं और आप बदनाम भी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। जब सारी चीजें आपके पास है, मैंने भिखारी नहीं कहा, वेश बदल के 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 जाते हैं और मासूमों को भड़काते हैं, मुस्लिम धर्म के नाम पे भड़काते हैं। पाठशाला खोल रखा है पीएफआई ने। आज बिहार के अररिया किशनगंज दरभंगा मोतिहारी छपरा में जो छापा पड़ा है, ये सच छापा पड़ा है। ये टेररिस्ट को, ये आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं पीएफआई और भारतीय जनता पार्टी इस पे रोक लगा के रहेगी। अरे कब लगेगी? सवाल यही है ना झा साहब, कब बैन लगेगा? बैन लगाने की बात की जाती है। अगर चेक तो ये चेक तो कर रही है, पहले उनका पर्दा तो पास करने दीजिए, पहले पर्दा का पर्दा तो पास करने दीजिए, पर्दा पास करने दीजिए, का पर्दा पास करने दीजिए। एक नहीं होगा क्या अगर हम बीमारी का ऑपरेशन ऊपर से कर देते हैं और अंदर अगर उसका जख्म है तो वो कैंसर और बढ़ता जाएगा। हम तो देखना चाहते हैं कि कैंसर किस स्तर तक, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में है या फोर्थ स्टेज में है, ये देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो झा साहब, स्टेज को चेक करते करते, इंतजार करते करते चीजें आपके हाथों से बाहर निकल जाए, देश की रक्षा सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगे, कब तक चेक करते रहेंगे? कोई पहली दफा तो है नहीं कि पीएफआई का कनेक्शन सामने आया हो या इस तरह का कोई आतंकवाद से उसका रिश्ता निकला हो। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा और मोदी सरकार के आपने मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, वहां से अपनी जबान को तहजीब के तरीके में
बात कीजिए, किस तरीके की बात? बिल्कुल गलत, बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी आपकी बात, बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। आप मौलाना को भिखारी क्यों कह सकते हैं? हाजी नाजिम, जो आप इतना रौद्र रूप दिखा रहे हैं ना, मौलाना को भिखारी कहते? हाजी नाजिम, जो रौद्र रूप दिखा रहे हैं ना, दरअसल ये बात पूर्व एसीपी की तरफ से कही गई थी। बीएन झा ने नहीं कही पहली बात तो, जिनसे आप झगड़ रहे हैं, जिनसे आप लड़ रहे हैं, और पूर्व एसीपी ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कही है, डंके की चोट पर कही है कि हाँ मैंने ऐसा खुद देखा अपनी आंखों से। मौलाना को भिखारी क्यों कहा? अरे मैडम पहले बात सुनिए, मैडम सुनिए, मौलाना फिरंगी महली साहब भी एक मौलाना है, मौलाना तौकीर रजा भी मौलाना, वो भिखारी है मौलाना? नहीं मैडम आप सुनिए, पहले बात सुनिए, एक एक करके आलोक सिन्हा जी आप पहले आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, कोई एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट ना करे प्लीज, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है। देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, आप अगर एक शब्द को पकड़ कर बैठ जाएंगे। ठीक है सर, एक सेकंड, जनता टीवी ऐसी किसी बात को एंडोर्स नहीं करता है। लेट मी क्लियर दिस टू यू ऑल ऑफ यू। एक सेकंड, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिन्हा जी भी जुड़े हुए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सिन्हा साहब, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पीएफआई का रोल, उसकी मंशा, उसका मकसद, और उसके बाद फिर सरकार का उस पर मौजूदा एक्शन किस तरफ इशारा करता हुआ सर? बैन की बात कही जाती है, लग रहा है बैन हो पाएगा? इनकी बातों को समझा दें, शायद ये इतने जोश में है कि समझ नहीं आ पा रहा है। हाँ। वेदभूषण जी ने कहा कि जो मुसलमान हैं वो भिखारी की तरह जाते हैं। वेदभूषण जी ने क्यों कहा, मौलाना जी को ये समझना पड़ेगा। सुन लीजिए मौलाना जी, पहले एक बार तसल्ली से सुनिए, पहले तसल्ली से सुनिए और समझिए। देखिए पहले समझ पाएंगे मौलाना की बेइज्जती करेंगे, आप भिखारी कहकर उन्हें संबोधित करेंगे? बिल्कुल गलत बात सर, बिल्कुल गलत बात। आप मौलाना को भिखारी नहीं कहेंगे। आपको क्या हक बनता है? क्या संविधान आपको इस चीज की इजाजत देता है? क्या आप मौलाना को भिखारी कहेंगे? बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल गलत। एक बात बता दूं मोहम्मद आदिल, हाजी नाजिम खान, आप लगातार इस तरह से बोलते रहेंगे ना सर, तो आपकी ना सही बात जाएगी ना गलत बात जा पाएगी। आप अपनी ही बात दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो क्या पक्ष रखेंगे अपना? एक एक करके। आलोक सिन्हा नाम है आपका, आलोक सिन्हा नाम है आपका। मोहम्मद आदिल, मैंने आपको समय दिया था, अपने समय में बोला था। हाजी नाजिम सुन लेते हैं एक बार, जो आपत्ति होगी आप अपने समय में बोलिएगा, मैं सबको मौका दूंगी, अभी बहुत समय है। आलोक सिन्हा पूरी करें अपनी बात, लेकिन सभी से एक बार फिर से दरख्वास्त करती हूँ, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। जी बोलिए। जो वेदभूषण जी ने कहा कि मौलवी जाते हैं भिखारी की तरह और भीख मांग के लाते हैं, उन्होंने पूरे मुसलमान समाज को नहीं कहा, उन्होंने इस समाज को कहा जो समाज लाते तो हैं पढ़ाने के नाम पे मांग के, और पढ़ाने के लिए अगर कोई मांगता है मौलाना जी बाहर से तो वो भिक्षा ही होता है। मांगने वाला आदमी हमेशा भिखारी होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर वो रोड पे मांगे या कहीं करोड़ों रुपए मांगे, वो भिखारी ही है। लेकिन सर ठीक है, हम पीएफआई के रोल पर तो बात कर रहे हैं। और जो मौलाना जी, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश ने एक सब इंस्पेक्टर को क्या फैसिलिटी नहीं दिया जिसको पीएफआई में जाने की जरूरत पड़ गई? क्या फैसिलिटी नहीं दिया? इस देश ने मौलवियों को क्या सम्मान नहीं दिया? आप एक हो, आप भारत की बात करें, आप सिर्फ मुसलमान और हिंदू पूरे मुसलमान को इसमें काउंट मत कीजिए। जब आतंकवाद की बात आती है तो आप लोग दरअसल यही गेम खेलते हैं। सब मुसलमानों को बुरा नहीं कहा जाता, ना हर मुसलमान आतंकवाद होता है, बार बार इस बात को हम लोग रिपीट करते हैं। पूरे वर्ग पर कोई सवाल नहीं उठा रहा सर, इस बात को जहन से निकाल फेंके, पूरे मुसलमान कौम को कोई बदनाम नहीं कर रहा, कोई टारगेट पे नहीं ले रहा है। आऊंगी आदिल साहब, एक सेकंड रुकिए। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी सर? अरे उन लोगों को कहा जा रहा है ना जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या आप भी उन्हीं में शामिल है?
क्या आप भी उन्हीं में शामिल हैं जो पीएफआई जैसे संगठनों की आड़ लेते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं? उन लोगों को कहा जा रहा है, क्या दिक्कत है आपको? मैम, भारत का मुसलमान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा सर, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। वेद भूषण शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूषण जी, के साथ खड़ा है। मोहम्मद आदिल, आलोक सिन्हा, एक सेकंड सर, सब लोग रुक जाए, सब लोग रुक जाए सर। हमारे साथ बेहद रेस्पेक्टेड पूर्व एसीपी वेद भूषण शर्मा जी खुद जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, एक शब्द पर ये जो बवाल मच गया, ये जो हंगामा हो गया, मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगी कि किस तरह से ये मॉड्यूल काम करते हैं, और जरा इनको क्लियर कर दीजिए, आपने ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, ये किन लोगों के लिए स्पेशली किया? क्योंकि पूरे वर्ग को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। शर्मा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बताइए सर। इंडियन मुस्लिम्स को और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स को मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में ट्रीटमेंट दी जाती है, वो आपसे और पब्लिक डोमेन में छिपी हुई नहीं है। किस तरह से इज्जत दी जाती है आपको ही पता है। किस तरह से वो देखा जाता है इंडियन मुस्लिम्स को वहाँ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में भेड़ बकरी की तरह, उनको लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो तो इसी बात से उछल गए थे कि भिखारी कह दिया। आप वहाँ जाके देखें जिस तरह से इंडियन मुस्लिम वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। आप बताएं किसी दुबई अच्छा ठीक है सर, इससे आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये समझाए कि ये इतनी जबरदस्त फंडिंग वहाँ से ले आते हैं, उसके बाद ये कैसे बरगलाते हैं, युवाओं को कैसे ये गुमराह करते हैं और कैसे आतंकवाद के इस फील्ड में धकेल देते हैं? देखिए, उनको तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, तमाम उनके धार्मिक बातें उनको पढ़ाई जाती हैं मदरसों के अंदर कि आप यदि हिंदुओं का कत्ल करोगे, काफिर कौम है, यदि करोगे तो शायद आपको ऊपर जन्नत में नसीब होगी, हूर की परियां मिलेंगी, और पता नहीं किस तरह से उनको मिसगाइड किया जाता है। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मदरसों क्यों नहीं बरगलाया जाता है इस तरह से? बताई जाती है उनको पढ़ाया जाता है। बाकायदा यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि उनको मदरसों में जिस तरह की पढ़ाई हुई। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप भारत के मदरसों को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर वहाँ की शिक्षा या वहाँ तालीम दी जाते हैं तो आप वहाँ का भी नाम ले रहे। आप मदरसे के अंदर आप कदम वाली बात करें। शिल्पा जी, ये बहुत गलत बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। एक मिनट, अरे आप लोग चुप हो जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो एसीपी साहब ने बोला है कि मुसलमानों को भिखारी की निगाह से देखा जाता है और मुल्कों में, एसीपी साहब बताएं कि फरंक इस्लाम साहब। अरे साहब, अभी मदरसे के अंदर बता भी रहे कि वहाँ शिक्षा तालीम दी जाती है कत्ल करने की। आप इस बात को भी फोकस कीजिए ना। अपनी रोटियां सेक ली आपने मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल, आप ना उनकी बात को समझना चाह रहे हैं और ना लोगों तक पहुंचने देना चाह रहे हैं। उन लोगों ने आतंकवादियों के लिए कहा है। आपको क्या दर्द होता है जब आतंकवादियों को गाली दी जाती है? क्या दर्द होता है आपको? क्यों दर्द होता है आपको? क्यों दर्द होता है आपको? वो लोग वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पीएफआई 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 पीएफआई, जिनके पास से ये दस्तावेज बरामद हुए हैं, राष्ट्र विरोधी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पहले आप बात सुनिए, मामले को घुमाइए मत मोहम्मद आदिल, मामले को घुमाइए मत। पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के बारे में वेद भूषण शर्मा बात कर रहे थे, पूरे मुसलमान वर्ग के बारे में बिल्कुल नहीं। आप गुमराह मत कीजिए, अपनी राजनीति मत चमकाइए। बीएन झा साहब, बीएन झा साहब, आप तब से बोले जा रहे हैं सर, दूसरे के समय में भी आप ही बोल रहे हैं। आपका भाषण का मंच थोड़ी ना है ये। जब आपसे पूछा जाएगा, जब आपको कोई आपत्ति होगी बोलिएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको। आलोक सिन्हा के समय में भी आपने लगातार बोला, दूसरों को नहीं बोलने देंगे क्या? शिल्पा जी, आपत्ति है हमें इनके शब्दों से, तो अपने समय में बोलिएगा। आपकी आपत्ति भी तो पहुंचाने के लिए दर्शकों तक आपको चुप होना पड़ेगा ना, एक एक करके बोलना पड़ेगा ना। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग भिखारी की वेशभूषा में, पीएफआई जैसे लोग भिखारी के वेशभूषा में जाते हैं। वो क्या गलत बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं। आपको अपने में क्यों ले रहे हैं ये बात को? ये बात सच है, एसीपी साहब ने जो कहा वो सच है। कोई पर्सनल कनेक्शन यहाँ पर मत निकालिए, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश की पीएफआई जैसे संगठनों के जरिए जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो रही है, विदेशों से जो फंडिंग आती है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन होना चाहिए। मांग लगातार की जा रही है, लेकिन यह होगा कब? जब बहुत नुकसान हो जाएगा,
आखिरकार कब खुलेगी सरकार की आंखें? तमाम जांच एजेंसियां लगातार जुड़ी हुई है और ये पहली बार नहीं है जब पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। इससे पहले भी कई बार आ चुका है। बावजूद इसके फिर किस बात का इंतजार करेंगे? बात छोटे से ब्रेक के बाद। देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। पाव भाजी पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है? MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाए डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। पनीर हो या चिल्ली चिकन, चिल्ली पोटैटो या मंचूरियन, नूडल्स हो या फ्राइड राइस, MDH चाइनीज है सबकी चॉइस। असली मसाले सच सच MDH। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राजश्री इलायची टशन का जश्न। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। अरे भैया
तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है पीएफआई पर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक लगातार छापेमार कार्रवाई को एनआईए की टीम अंजाम दे रही है। ऐसे में क्या पीएफआई आतंकवादियों की पाठशाला चला रहा है? देश विरोधी मुहिम चलाने के पीछे इनका क्या है मकसद? क्या देश में आतंक मचाने की है इनकी साजिश? पीएफआई को कहां से फंडिंग होती है और ये कैसे बचाते हैं? क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है इनका मंसूबा? जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, क्या वाकई में बहुत गंभीरता के साथ इन पर काम हो रहा था और इनका बीच में ही पर्दाफाश हो गया? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए अब्दुल बासित, माफ कीजिएगा, मोहम्मद आदिल साहब। सीधा सवाल सर, बिना हो हल्ला के, बिना चीखे चिल्लाए, बहुत छोटा सा सवाल ये सर, जब सारे सबूत पीएफआई के अगेंस्ट हमारे हाथ में है तो पीएफआई और इसके जैसे संगठनों पर क्यों ना सवाल उठाए जाए? क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? ये विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है सर। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। आप लोग क्यों ये हिम्मत नहीं करते ये बोलने की कि भाई देखिए इन पीएफआई वालों का हमारे से, हमारे धर्म से, हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, इन्होंने गलत किया है, जाकर भुगते। कौन रोका है आपको कार्रवाई करने के लिए, या सरकार को किसने रोका है कि कार्रवाई ना करे? दूसरी बात, हम कौन सा कह रहे हैं कि ऐसे जो देश के खिलाफ काम करने वाले हैं वो हमारे भाई है या हमारे दोस्त है या हमारे रिश्तेदार हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो भी देश के खिलाफ काम कर रहा है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर आपके पास सबूत हो तो तुरंत पीएफआई को बैन करिए। किसने रोका है? लेकिन आप अगर एक आदमी की गलती को सारे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि हमारा समाज टारगेट किया जा रहा है, वो तो कहते हैं हम तो सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं और करते रहेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, पूरे समाज को कोई टारगेट नहीं कर रहा। हमने तो कहा कि अभी कानपुर की घटना का आपको उदाहरण दिया, उसमें भी यही था कि पीएफआई की चीजें बरामद हुई, फला हुई, देखा, लेकिन वो चीजें क्या हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई, कुछ कार्रवाई हुई, कोई बैन लगा। आप बताइए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए दरअसल पीएफआई का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका आरोप है। मैं सीधा सवाल आपका, ठीक है सर, आपके इस आरोप पर मैं टू द पॉइंट जवाब ले लेती हूँ। बीएन झा साहब, इशारा समझ गए होंगे आप। देखिए, रेडिकलाइजेशन का आरोप आप पर बरसों से लगता आ ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर साफ साफ कह रहे हैं कि पीएफआई जैसे संगठन को तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां पीएफआई का जिन बोतल से बाहर आ जाता है, राजनीतिक फायदा होता है, फिर वापस भेज दिया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है मामला। जो हाजी साहब है उनसे पूछिए, मौलवी साहब से, या जो हाजी साहब मोहम्मद आदिल, वो एआईएमआईएम की तरफ से है सर। और पीएफआई पे लग रहा है वो, हाँ, अगर वो, अच्छा देखिए है क्या कि अगर वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, आतंकवादी को सपोर्ट देता है, सब कुछ है, इनको क्यों चिढ़ मचता है? इनको तो चिढ़ नहीं मचना चाहिए। सरकार कर रही है, चाहे कानपुर हो या बिहार हो, सरकार करेगी। इनको क्यों, इनके मंसूबे पे चोट क्यों पहुंचता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप भारत माता की जय कहिए ना, आप कहिए भारत माता की जय, पीएफआई मुर्दाबाद। आप क्या कह रहे हैं? क्या लगा हुआ है? पीएफआई मुर्दाबाद कह रहे हैं कि भाई पीएफआई में अगर आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं तो बैन क्यों नहीं करते? इस पीएफआई की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ता है, वो ये कह रहे हैं। मैंने क्या बोला कि कैंसर को अगर ऊपर से सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, केमो नहीं पड़ता है, तो कैंसर खत्म नहीं होता है मैडम। अभी कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से संगठन इनसे जुड़े हुए हैं, पता चला एक पे बैन लगा ये दूसरा बना लेंगे, दूसरे पे बैन लगा तीसरा बना लेंगे। इनकी मंसूबा जो है, उस मंसूबा पे मोदी सरकार कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो अपने ये ठिकानों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये जो केरला में सीपीआईएम और आरएसएस के लोगों को मारा है, इनके मंसूबा पे कभी भी नहीं पूरा होने देंगे। और धीरे 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 देश में जितने भी ये विघटनकारी हैं
जो देशद्रोही कार्य करते हैं, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय कहने में डरते हैं, उनको कहवा के रहेंगे। ये कहना ही पड़ेगा। और जहां भी एसीपी साहब ने सही कहा, चाहे वेश बदल लो, चाहे तुम भिखारी का वेश बदल लो या तुम कोई और का वेश बदल लो, सर शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें प्लीज। मैं दोबारा हंगामा नहीं चाहती। तुम्हारा मुखड़ा उतार के रहेंगे, हम तो तुम्हारा पर्दा उखाड़ के रहेंगे। जो भी वेश बदल के देशद्रोही कारोबार करेगा उसका पर्दा खोल के रहेंगे और उसको एक दिन पब्लिक के सामने आना पड़ेगा। ये भारत देश है और भारत देश में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मोहम्मद आदिल, मुस्कुराने की क्या बात है सर? अब लीजिए, देख लीजिए, धमकी दे रहे हैं, देख लीजिए। ये जमहूरियत है, यहाँ सबका अधिकार है, हर धर्म को, यहाँ सबका अधिकार है हर धर्म को अपने अपने धर्म को पूजने का, मानने का। आप ये धमकी दे रहे हैं और आप कह रहे क्या मुस्कुराने क्या बात कर रहे हैं? कौन मना कर रहा है धर्म को? कौन कह रहा है धर्म को ना पूजे? कौन कह रहा है धर्म को ना पूजे? क्या भारत माता की जय आपके धर्म में नहीं लिखा हुआ है? क्या देश का प्रेम आपके धर्म में नहीं लिखा हुआ है? बोल दीजिए ना मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल सुनिए, सुनिए, इसको दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। बोल दीजिए हाँ हाँ हम भारत माता की जय कह सकते हैं। बोल दीजिए, मुद्दा खत्म कीजिए। कोई धर्म है क्या? इसको दिल पर किस बात के लिए लेना? दिल पर क्यों लेना सर? बोल दीजिए कि हाँ हम भारत को अपने धर्म से ऊपर समझते हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ, आप क्यों नहीं कह सकते? नहीं, आप, हम बिल्कुल कहते हैं। बोल दीजिए। हम बिल्कुल कह रहे हैं। कह दीजिए भारत माता की जय। हम तो बिल्कुल कहते हैं। हम किस बात की वो करें? नहीं, देखिए आप मुद्दे को भटकाइए मत मैडम। अरे भाई साहब कह देना भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहना, जय हिंद जय भारत। आप बताइए। कह दें, मैं टीवी चैनल जनतंत्र के माध्यम से कह रहा हूँ, आप आन शान से कहिए भारत माता की जय। इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पे कह दे भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत कहने इसके माध्यम। ठीक है सर, मैं बेसिकली देखिए आपस में लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। पूरा मुस्लिम वर्ग टारगेट पर बिल्कुल नहीं है। ये विक्टिम कार्ड पहली बात तो प्ले करना बंद करें। उन तमाम लोगों से, उन तमाम संगठनों से मैं दरख्वास्त कर रही हूं जो बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं अपने अपने एजेंडा को सेट करने के लिए। आलोक सिन्हा जी, सर इलाज क्या है फिर पीएफआई का भी, पीएफआई जैसे संगठनों का भी? बीएन झा कह रहे हैं कि दरअसल देखिए कैंसर को हम स्टेज देख रहे हैं, किस स्टेज पे पहुंच चुका है, हम उसके जड़ तक जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक ये संगठन नाम बदल लेंगे, हुलिया बदल लेंगे, दस्तावेज बदल लेंगे, फिर से चकमा दे जाएंगे। क्या लग रहा है सर, ये किस हद तक संभव है? सरकार की बात पर विश्वास किया जाए? ये जो केरल में जब ये 2006 में बना, हाँ। तो ये बना ही इसलिए कि ये इसके मॉडल पे काम करना चाहते थे और आईएसआईएस के लिए ही काम करना चाहते थे। ये पीएफआई बनने के बाद इन्होंने ब्रेन वॉश करना शुरू किया अपने ही लोगों को। ये अगर हम मुसलमान और हिंदू की बात न करें, हम सिर्फ पीएफआई की बात करें, ठीक है, क्योंकि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और उसका भी पूरा हक है कि वो इस देश में स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। लेकिन मैं जो अभी थे उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारत माता की जय बोलने में इतनी प्रॉब्लम है तो वैसे साहब के मंच पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होती? हाँ, इसको कौन देखेगा? और इस पे मुसलमान विरोध क्यों नहीं करते हैं कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं? पाकिस्तान के नारे क्यों लगा रहे हैं और पाकिस्तान के नारे क्यों लगते हैं? ठीक है, हम खुद ही अपने आप को गलत साबित करने में लगे हैं। ठीक है, अगर मैं एक हिंदू होने के बावजूद अगर मैं आज किसी दूसरे देश का जय जयकार करूं हिंदुस्तान में, तो मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं तो मंशा पर तो फिर सवाल खड़े होंगे, मैं नागरिक इस देश का हूं ही नहीं। ठीक है, और फिर इससे ये भी जाहिर होता है कि भाई राष्ट्र धर्म के नीचे आप कंसीडर करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र तो सर्वोपरि होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आज जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि कानपुर में हुआ, कानपुर में भी पीएफआई का मिला, कानपुर में भी। हम कहते हैं कानपुर देश से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, बिहार हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। ठीक है, अगर पीएफआई का सदस्य कहीं भी
और सबसे बड़ी चीज आप जानती भी हैं कि पीएफआई में जो मेन सदस्य हैं वो सिमी से आए हुए लोग हैं। ठीक है। और सिमी भी कहीं ना कहीं, इसलिए एनआईए की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है ताकि तमाम उन संगठनों की जड़ तक पहुंचा जा सके, ताकि उन्हें वहां से खत्म किया जा सके, पूरे मॉड्यूल को नष्ट किया जा सके। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता अब्दुल बासित साहब, काफी देर से जुड़ पाए। बहुत बहुत स्वागत है बासित साहब आपका। बासित साहब, एनआईए की छापेमारी ने बिहार में हड़कंप मचा दिया। पीएफआई के इन संगठनों पर, इन स्लीपर सेल्स पर छापेमारी एनआईए की, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, एनआईए के पास पिछले 4-5 साल से कोई काम नहीं है। हाँ। तो आप देख भी रहे होंगे कि कश्मीर में इनका कहना है कि इन्होंने पूरी तरह का आतंकवाद साफ कर दिया है, और जिस स्टेट में इनका सबका मानना था कि भी हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, सब जगह आतंकवाद को जीरो कर दिया है, तो काम कुछ था नहीं, तो एनआईए को एक नया काम दे दिया गया है। पीएफआई बेसिकली कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, सेकुलरिज्म संगठन है जो कि सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं देश में। अगर उस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आप ये जजमेंट कैसे दे सकते हैं सर? अगर आपके पास सबूत है? अगर उस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए अगर उसे आतंकवादियों का तमगा दिया जा रहा है, तो ये देश के पूरे मॉड्यूल को आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर देश जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, पागल है क्या? अगर वो भी एनआईए की पूरी टीम है, दिन रात जुटी हुई है। मैंने आपको बता दिया, इस देश से आतंकवाद खत्म कर दिया, तो अब उसके बाद एनआईए की जरूरत कहाँ बची? अब एनआईए को एक नया काम दे दिया गया भाई आप इनके पीछे। तो ये सब 2024 का पूरा मसौदा है। कोई पीएफआई इस तरह का कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। ऑनली वो सेकुलरिज्म का झंडा उतारे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आतंकवाद वो है उनकी नजरों में उसके अलावा कुछ नहीं। आप मेरी बात को तवज्जो दीजिए। एनआईए 2013 और 14 के मतलब एनआईए के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उन्हें इग्नोर कर दे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इनके मंसूबे, इनकी साजिश 2047 तक उन्हें नजरअंदाज करते हैं। आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास कर ले। क्यों? आप केंद्र में आप हैं, कोई भी कागज आप दस्तावेज लाके सामने खड़ा कर दीजिए, अभी आपकी पूरी चल रही है। आप समझने की कोशिश करिए, भाजपा की ये रणनीति 2024 को लेके है। अच्छा। अब इनके पास और कोई, अब ये पाकिस्तान से तो लड़ सकते नहीं, इन्हें पता लग गया। अब ये ना चाइना से लड़ सकते हैं। अब इनके पास हिंदुस्तान के मुसलमान बचे थे। इतना कमजोर समझा है क्या सर अपने देश को? पिछली बार इन्होंने छोड़ दिया था, अब की बार टारगेट कर रहे हैं। 5 साल इन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं कहा। पूर्व एसीपी हमारे से जुड़े हुए वेदभूषण शर्मा, एसीपी साहब सुना आपने? शर्मा साहब सुना आपने? कह रहे हैं कि एनआईए के पास कुछ काम ही नहीं, इसलिए एनआईए को पीएफआई के पीछे डाल दिया कि जाइए इस संगठन के पीछे पड़ जाइए। हद ही हो रही है। मतलब इनको किसने कह दिया कि हम पाकिस्तान से लड़ने की स्थिति में नहीं है? आज हम पाकिस्तान को खत्म करने में पहुंच चुके हैं। लड़ने की तो छोड़ो, कभी भी गांधी जी और ओसामा बिन लादेन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री था, है और हमेशा रहेगा। और जब भी मौका आया है, हिंदुस्तान की हमारी फोर्सेज ने, हिंदुस्तान ने इकट्ठा होकर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ। चाहे पीएफआई को उन्होंने फंडिंग हो, बढ़ावा दिया हो, तो ये वहम बिल्कुल निकाल दें कि पाकिस्तान हमारे लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की फोर्सेज जिस दिन चाहेंगी उसको नेशनल कर देंगी। अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो इतना कमजोर आंका जाता है पूरी दुनिया में। आज हमारी फोर्सेज की, हमारे देश की एक पहचान बन चुकी है। तो ये कहना कि पाकिस्तान चाइना से डरते हैं, पाकिस्तान से डरते हैं, तो आप ये बिल्कुल गलत दिमाग से गलत क्यों निकाल दीजिए? पाकिस्तान हमारे मुकाबले में कहीं नहीं स्टैंड करता है। पाकिस्तान हमारे देश के मुकाबले में जीरो है, माइनस है। बल्कि आप भी कल, मैं माफी चाहता हूँ, आप भी कल जाके एक सेकुलरिज्म का झंडा उठा के कौशल क्लब पे एक तरह से झंडा उठा लीजिए। आपको आपको इस बात का एहसास है आप कितना बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं देश के एक रेप्यूटेड एजेंसी पर, एनआईए पर? क्या आपको इल्म है इस बात का? जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बिल्कुल आतंकवाद को खत्म ही कर दिया है देश से, तो फिर कहाँ से गवर्नमेंट तो कह रही है हमें तो वो जीरो के सामने वो तो कह रहे हैं हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब पीएफआई जैसे संगठन पर हम एक्शन लेते हैं। तो आप जैसे राजनीतिक दलों के पेट में दर्द क्यों उठ जाता है? आपको तो बल्कि बधाई देनी चाहिए कि एक एक करके किस तरह से आतंकवादी संगठनों का सफाया हो रहा है।
लेकिन पेट में दर्द क्यों हो जाता है? चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से अगर आपने जीरो कर दिया तो कहां से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। ठीक है, आलोक सिन्हा जी, आलोक सिन्हा जी फाइनल कमेंट आपका अगर सर। आपने जीरो कर दिया तो आप बताइए ना कहां से पीएफआई भी अभी दोबारा नए ठीक है बासित साहब, आप पेश करना चाहते हैं? फाइनल कमेंट लेने दीजिए। आलोक सिन्हा जी जाते जाते कंक्लूजन दीजिए, और क्या इस राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में आतंकवाद जीतता आया है, आगे भी जीतता रहेगा, और क्या उसे जीतना जाएगा? शिल्पा जी, बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ तो भाई साहब कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के लिए पीएफआई बना, और एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता और चाइना से नहीं लड़ सकता। इनको पता होना चाहिए कि अभी चाइना को हम लोगों ने बॉर्डर से पीछे किया, और इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कितना मजबूत है और हिंदुस्तान कितना मजबूत है। बिल्कुल सही तो बात है। ऐसा है कि इनको इस बात का रहते हैं, सही बात बताइए, को ही कमजोर समझने लगे हैं। जिस थाली में खाते हैं उस थाली को ही छेद करना शुरू कर दिए हैं, और ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं सर, मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जी भी थे, जिनको सारा दुनिया पूछता बाकी सारे मुसलमान बाकी सारे मुसलमान जो 23-35 करोड़ आदमी है, वो सारे के सारे किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा ये बात। बासित जी, ये बात किसी ने नहीं कही। आप इस बात को इस तरह से नोट मत कीजिए। क्या बात करें, सिर्फ वोट की राजनीति है भाजपा की, आप समझिए। आप किसकी राजनीति करते हैं? क्या आप बिना वोट की राजनीति कर लेंगे? अब्दुल बासित हिंदुओं का वेट एकत्रित करने के लिए मुसलमान को खड्डे में डालने को तैयार है। आप समझ ही नहीं बात। मुसलमान आप अपने सेकुलर को बचाने के लिए लड़ाई लड़िए, ये नहीं कि आप सरकार ठीक है सर, मेरे पास समय कमी है। ठीक है, वेदभूषण शर्मा, सरकार की सपोर्ट नहीं करिए आप। वेदभूषण शर्मा जी फाइनल कमेंट आपका सर। झंडा उठाइए। वेदभूषण शर्मा जी, आपसे मैं कंक्लूजन चाहती हूँ, समाधान चाहती हूँ सर। क्या इलाज है इस तरह के आतंकवादी मॉड्यूल्स का? इलाज बताइए। देखिए, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबूत इकट्ठे कर रही है, एविडेंसेस इकट्ठे करती है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। हाँ। इस देश की छोटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम हमारे एविडेंसेस को, हमारे क्रेडेंशियल्स को, हमारे जो सबूत पेश किए जाते हैं उनको एनालाइज करती है कि क्या वो इस संस्था को बैन करने के लिए काफी है। परंतु अब जो पाप का करिए ना बैन, आपको कितना रोका? आने वाले टाइम में आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही बैन भी होगी। ठीक है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगना, क्योंकि सबूत अब बहुत ज्यादा है। आप भी बात करिए, तो आपको भी इंतजार कीजिए कुछ। ठीक है, इत्मीनान रखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जड़ से खत्म करने में समय लग रहा है। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करे तो खड़े हो। मोहम्मद आदिल प्रधान, आपका फाइनल कमेंट जाते जाते क्या कहेंगे? मोहम्मद आदिल, समाधान की बात कीजिएगा सर। मैडम किसी भी बोलिए सर। तो लीजिए कि अब आप सारी बात आप ही कहेंगे। अरे बोलिए, मैं तो वेट कर रही हूँ सुनने के लिए। कि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। हाँ। और ये जान लीजिए, आप अगर एक समुदाय को सिर्फ चुनाव के मुद्दे ही पर टारगेट करेंगे तो आप फिर करते रहिए, आप हमें इल्जाम लगाते रहिए। आप ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो एसीपी साहब की बार बार हमें बता रहे कि एसीपी साहब है, एसीपी साहब है, एसीपी साहब है, तो उनको इतना अधिकार है कि वो कहते हैं कि मौलवी भीख मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि सारे मुसलमान विदेशों में जाके क्या हैसियत है, क्या औकात है, तो आप उनको कहने के लिए दरअसल आप शब्दों पर अटक गए ना मोहम्मद आदिल। अगर आप उनकी भावनाओं को समझते तो शायद आप समझ पाते। उनका अच्छा खासा पुलिसिंग एक्सपीरियंस है सर, उन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े डेंजरस मामले हैंडल किए हैं। आप यहाँ पर अपनी चेयर पर बैठकर, अपने सोफों पर बैठकर आप कुछ भी कह देंगे? वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ना अब्दुल बासित डालते हैं, ना मोहम्मद आदिल डालते हैं, ना पीएन झा डालते हैं। वेदभूषण शर्मा जैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान को हथेली में लेकर चलते हैं सर, देश की सेवा के लिए। आप हम सब आजादी से बोल सके, जिंदा रह सके, सांस ले सके, इसलिए गलत बात है। ठीक है, आपको तो सभी गलत लगता है सर। आपके मुंह की बात बोलेंगे तो सही लगेगा। ठीक है, अब्दुल बासित फाइनल कमेंट आपका। अब्दुल बासित फाइनल कमेंट आपका। मेरा मकसद यही है, देश के जितने भी अधिकारी जी, क्या कोई भी अधिकारी सरकार के खिलाफ एक वर्ड बोलने के लिए देश में बिल्कुल, अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है, मैडम आतंकवाद पर बोलिए, मेरी बात समझिए। कोई भी अधिकारी देश का आतंकवाद क्या किसी
अगर कोई अच्छी बात है तो सरकार की तारीफ, और सरकार अगर गलत काम कर रही है तो अपना जमीर बेच दिया इनके देश के अधिकारियों ने। जो अरे अगर एनआईए ने आतंकियों पर रेड डाल दी तो इसमें सरकार का क्या काम? सरकार पर क्यों बोल रहे हैं? आतंकवाद पर बोलिए ना, पीएफआई पर बोलिए ना। सरकार के मैडम, सरकार के कहने पे सारे काम होते हैं। ये इनकी अपनी एनआईए की अपनी को पर्सनल वो नहीं है, सरकार की तरफ से आदेश जारी होते हैं, आज ये करो। ठीक है बीएन झा, आपके आदेश पर चल रही है एनआईए? एनआईए आपके इशारों पर काम कर रही है, ये आरोप है अब्दुल बासित का, अजड़ी नेता का। 2014 से पहले मैं 2014 से पहले तो बिलोंग करता हूँ, जिसके बगल में किशनगंज और कटिहार है। आपने कहा था बखूबी किशनगंज, कटिहार और अररिया में किस तरह से पाठशाला चलाया जाता है। इस पाठशाला को कैसे बंद करेंगे बीएन झा? 2000 ताकत आपके पास है, सरकार आपके पास है, कैसे होगी आतंकवाद की पाठशाला बंद? अपना मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ जल्दी से सर। गेहूँ जब बोया जाता है ना तो बथुआ साग भी उसके साथ उग जाता है और वो गेहूं को खत्म कर देता है। लेकिन अगर बथुआ साग उससे उखाड़ दिया जाए तो गेहूं में फसल अच्छा आता है। तो हम सब लोग उसी तरह देश में जितने भी इंतजार रहेगा कब होगा वो एक्शन, कब होगी वो सख्त कार्रवाई और कब आतंकवाद की फसल काटी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि आतंकवाद की फसल काटने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कटेगी कब तक? क्योंकि ये देश को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है, उन्हें अपने झांसे में लिया जा रहा है और आतंकवाद की राह पर ले जाया जा रहा है। आखिरकार एनआईए तो काम कर ही रही है, हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। साथ ही साथ हमें अपने आंख नाक कान चौकन्ने रखने होंगे। अगर हमारे आसपास कोई ऐसी गतिविधि हमें दिखाई दे रही है जो कि संदिग्ध है तो तुरंत एजेंसीज को, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और हम, हमारी जान, हमारे परिवार की जान, हमारे समाज की जान सुरक्षित रह सके। फिलहाल मैं सतीश चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे चंदन टीवी के साथ। नमस्कार। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए।